दहशत गर्दी है, इसमें एक ही पैटर्न, एक साइड पर मजहब के नाम पर दहशत गर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर DLA की दहशत गर्दी है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों के तर्जुमान बनेंगे, ना कि एक मखसूस टोले या एक मखसूस पार्टी के तर्जुमान बनेंगे। ये लोग चाहते हैं कि एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पे हावी हो, ये नहीं हो सकता। 8 फरवरी को हमने भूलने नहीं देना किसी को। अपने घर हड़ताल करो, पहिया जाम करो, शटर डाउन करो, गाड़ी मत चलाओ, टैक्सी मत चलाओ, बस में मत बैठो। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, दहशत गर्दी की वो लहर जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उठी थी, आज बराह रास्त इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक खुदकुश हमलावर ने इमाम बारगाह को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 31 बेगुनाह अफराद शहीद और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये रियासत के लिए एक खुला चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या आज का ये सानिया हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम ये समझ सकें कि फितनतुल हिंदुस्तान अब सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि दारुल हुकूमत के दरवाजे तोड़ चुका है। आज वक्त है कि सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखा जाए और दहशत गर्दी के खिलाफ बतौर कौम मुत्तहिद होकर एक ठोस और मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। क्या अपोजिशन को इस नाजुक वक्त में सड़कों की सियासत छोड़कर पार्लियामेंट के अंदर आकर हुकूमत को दहशत गर्दी से निपटने के लिए अमली और संजीदा तजावीज़ नहीं देनी चाहिए? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की आग में जल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी की हड़ताल पर मरकूज है। तो सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी की हड़ताल ज़्यादा अहम है या दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर कौमी हिकमत अमली? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं टॉपिक्स पे जो है वो इसी चीज़ का जो है वो जायज़ा लेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे हूँ। बैरामन तंगी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस साहब, क्या न्याजी साहब हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन्स पर मौजूद हैं? न्याजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। न्याजी साहब, एक अगर देखा जाए इस वक्त जो आपकी और इस वक्त जो KPK की हुकूमत और यानी आपकी पार्टी की और फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त जो वर्किंग है, उसमें अगर कहा जाए कि बर्फ़ पिघल रही है तो शायद गलत नहीं होगा। जब दोनों हाउसेस में लीडर्स ऑफ अपोजिशन की तैनाती, उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई CM KP की प्राइम मिनिस्टर साहब से, सो अल्लाह का शुक्र है बड़ी देर बाद जो है ये कुछ अच्छी जो है वो हमें चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा जो जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं, जिसको हमारे मुल्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन के हर कुछ देर के बाद जो है वो खड़ा हो जाता है, वो टेररिज्म है। क्या आप नहीं समझते कि बतौर अपोजिशन आपको हुकूमत को पार्लियामेंट में जाके ये बावर कराना चाहिए या उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी पे कंसेंसस रखना चाहिए? उनको सवाल बेशक करें कि जी वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर क्या हुआ या किस तरह की आप हिकमत अमली जो है वो अपना रहे, ना कि इसके कि आप लोग जो हैं वो सड़कों पर हों या एहतजाजी सियासत में जो है वो हिस्सा ले रहे हों। बिकॉज वी ऑल नो मुल्क है तो सियासत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू आज इस्लामाबाद के होने वाले बम धमाके में, सुसाइड धमाके की मैं शदीद मजम्मत करता हूं और शोहदा को अल्लाह ताला आला मकाम दे और लवाहिकीन के साथ हमारी पूरी हमदर्दियां, हम उनके साथ खड़े हैं बहसीयत पार्टी, बहसीयत अमजद खान। तो सबसे पहले दहशत गर्दी का कोई ना मजहब होता है, ना दहशत गर्द का कोई मजहब होता है। तो इस सिलसिले में तो इसमें कोई शक शुबे से बाल आता रहा है कि बहसीयत पाकिस्तानी हम सब का फर्ज है कि हम दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हों और खड़े रहें और एक पेज पे रहें। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के फराइज में है कि वो कितना संजीदगी दिखाती है, क्योंकि हमने बारहा उन्हें ये बावर कराया है पहले भी कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे पूरी तरह अमल दरामद होना चाहिए और उस सिलसिले में कभी हमने अपने आप को पीछे नहीं पाया। आपने देखा होगा कि आज से 3-4 दिन पहले खुद आपने बयानी में कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर
PM से मिला और दहशतगर्दी के हवाले से भी बात हुई और हम संजीदा हैं। ये बात नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से KPK के अंदर मुसलसल हम अमन जरगे मुनक्किद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसी तरीके के साथ देखें पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी जगह हैं, एथनिक्स जो ग्रुप्स हैं, इवन अपना बलोचिस्तान के अंदर और KP के अंदर रेडिकल्स हैं और यहाँ पे आपको पता है कि जो लोग हैं आज जो वक़ुआत हुए हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए तकलीफ दे है क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर अनस्टेबल रहेगा, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ेगी, अगर दहशतगर्दी बढ़ेगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी, चीजें अनस्टेबल होंगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अनस्टेबल हो जी। इन बुनियादी जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो जिस तरीके के साथ उसे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अगर वो लेती है यकीनन हम एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पे उनको नजर आएंगे क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हमारे खून के आखिरी कतरा भी हाजिर है। तो इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि हम पीछे हटेंगे या हम किसी से डरते हैं, ये बात नहीं है। हाँ, अगर देखें पुलिस को या हमारे जो इदारे हैं, अब देखें जो कुछ वो कुर्बानियां, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब कोई कहे कि जी कुर्बानियां नहीं दे रहे, देखिए 80,000 हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो ये कुर्बानियां इंशाल्लाह रंग लाएंगी। और दहशतगर्दी के खिलाफ आपको याद होगा, मैं आपको बाद में APS का जब हुआ था तो खान साहब उस वक्त हम अपोजिशन में थे और आपको याद होगा हमने धरना कॉल ऑफ कर दिया था और उसके बाद हम बैठ गए थे। अगर आज भी गवर्नमेंट संजीदगी है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, लेकिन मैं जो सवाल आपसे करना चाह रही थी, अब दोनों जो हाउसेस हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आप ही के हैं, आप ही की पार्टी के नामजद लोग हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल है, आपने भी APS सानिया की बात की, तो ऑब्वियसली तो मतलब अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में कभी उस तरह का सानिया कोई जो है दोबारा जो है वो रूनुमा हो, बट जिस तरह दहशतगर्दी की लहर इस वक्त हमारे मुल्क में आई हुई है, क्या आप समझते हैं कि उसमें आपको बाहर सड़कों पे होना चाहिए, ये आप लोगों को जो है वो जो है ऐलानात करने चाहिए आपके प्लेटफॉर्म से, या ये बात करनी चाहिए कि मे बी एक ट्वीट ही हो जाती है? ट्वीट पे भी आजकल बहुत कुछ होता है। महमूद खान नचकज़ई साहब कर देते, अलामा नाज़ साहब कर देते कि जी हुकूमत को चाहिए एक सेशन बुलाए और हमें जो है वो इस पे बैठ के सर जोड़कर हमें इसके लिए कोई हल निकालना है, ना कि ये कि जी हम सड़कों पे होंगे, हम हड़ताल कर रहे होंगे। आई एम जस्ट उस पे आप नहीं समझते कि अपना किरदार अपोजिशन को भी अदा करना चाहिए? हुकूमत से मैं पूछूंगी अभी। बात यह है कि मारिया आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की भी यह जिम्मेदारी है कि दोनों अपोजिशन लीडर्स को एतमाद में लेना प्राइम मिनिस्टर की बेसिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो शैडो गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन शैडो गवर्नमेंट होती है। अगर वो उनको टेलीफोन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। मैंने पहले कहा कि APS जब वाकया हुआ था तो हम सब ऑन बोर्ड हुए थे, बहुत सारे इख्तलाफ थे, बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने जब खान को कॉल की थी तो खान बजाते खुद जो है उसने उस मीटिंग के अंदर शमूलियत की थी। सही, ठीक। इसी तरीके के साथ अगर दिल गवर्नमेंट बड़ा करेगी, स्पेस देगी, नेशनल हार्मनी की तरफ जाएगी, एक जो हमारे जो ये बीमारी है, ये बीमारी से बढ़ के एक बीमारी है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी तो कभी अपोजिशन पीछे नहीं हटेगी इस मसले। चले सर, ये आपने बहुत एक अच्छा जवाब दिया है, बट इसमें मेरा सवाल वहीं रह गया और मैं तंगी साहब के पास भी चलती हूँ। गवर्नमेंट ऑब्वियसली अगर पहल करे तो वो जो फिर ओनस है वो लीडर ऑफ अपोजिशन पे दोनों पे जो है वो होगा, वो तो एक अपनी चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसे माहौल में हमें जो ये हड़तालें हैं कैंसिल नहीं कर देनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मुझे नहीं मिला, बट आई मूव ऑन टू तंगी साहब। तंगी साहब, हमें याद है कि जब APS का सानिया हुआ, ऑब्वियसली हमारे सब के लिए वो सानिया एक बहुत बड़ा सानिया, एंड वी कीप ऑन गोइंग बैक टू इट बिकॉज उस वक्त भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा थी। और जैसे न्याय साहब ने कहा कि जो धरना था वो कॉल ऑफ किया गया। आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आए दिन
हमारा कोई ना कोई सूबा जो है वो हिट हो रहा है, कोई एक आपको जो है वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए जिसमें सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सिक्योरिटी जो कोई अपना सेशन बुलाना चाहिए जिसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और उनसे डिस्कस करें कि जी किस तरह चीज़ें आगे लेके चलनी, और ताकि, और एक और चीज़ जो कि जहाँ मेरा केपी में ये एग्जिस्ट करती है चीज़ कि अगर बलूचिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी हो तो वो खुली जारियत है, लेकिन केपी में कहा जाता है जी बात करें उनसे, तो कंसेंसस नहीं है। वो कंसेंसस क्रिएट करने के लिए आपको भी एक पहल करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया। मैं खैबर पुख्तनख्वा की दहशतगर्दी के बारे में आपको बताता चलूँ। इस सवाल की तरफ मैं बाद में आऊँगा। नियाज़ी साहब ने कहा था कि मैं और पीटीआई मजम्मत करते हैं आज के इस धमाके की, और शुहदा के लिए उसने दुआ भी की। मैं एग्री करता हूँ कि नियाज़ी साहब ने मजम्मत की और पीटीआई की तरफ से भी मजम्मत की, लेकिन क्या नियाज़ी साहब ये अपने सीएम को बताना पसंद फरमाएंगे कि सीएम साहब आज तक इसी वक्त तक जो अफगानी लोग हैं, जो क्राइम में मुलविस है, जो धमाकों में मुलविस है, जो दहशतगर्दी में मुलविस है, जो तालिबान रजीम इस वक्त हमारे ऊपर बम बरसा रहे हैं, हमारे सूबे में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो क्या इस वक्त जो सीएम सुहेल अफरीदी साहब है, क्या वो अफगानियों के बारे में ये ऐलान करेंगे कि अफगानी निकलें? जो मेरी मुल्क की पॉलिसी है, जो हुकूमत की एक पॉलिसी है कि 46 ईयर कुर्बानी देने के बाद भी आज वो मेरी क्राइम में, मेरे दहशतगर्दी में, मेरे खुदकश धमाकों में 80% इन्वॉल्व है और 80% हमारे सूबे में दहशतगर्दी बढ़ गई है। लेकिन आज भी सीएम सुहेल अफरीदी साहब के दिल में नरम गोशे है अफगानियों के लिए। जो मेरी 1948 में जो मेरी तिरा पे हमला करके वहां पुख्तनिस्तान का नारा लगाया था, फिर 1951 में बाजोड़ और दीर पे हमला किया, फिर यूनाइटेड नेशन में मेरे खिलाफ वोट कास्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी 46 ईयर 1979 रिवॉल्यूशन के बाद 46 ईयर हमने अपने उनको सीने से लगाया, उनकी खवातीन के सरों पे दुपट्टे डाले, उनके बच्चों से हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर, क्रिकेटर्स बना दी। लेकिन जब ऐलान हुआ और 46 ईयर के बाद वो जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो वो हमें गाली देते हैं। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में इस वक्त जो हमारी प्रॉपर्टी पे काबिज है, हमारे बिजनेस पे काबिज है, हमारे खुदकश धमाकों में इन्वॉल्व है, जहां खुदकश होते हैं वहां पर जो मुर्दार होते हैं वो अफगानी लोग होते हैं, जहां दहशतगर्दी में पकड़ जाते हैं वो अफगानी लोग होते हैं। तो क्या आज मेरे नियाजी साहब ये भी बताए ना कि हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के लोगों को मरकजी हुकूमत के साथ बैठकर इनको निकालेंगे? तो आज तक तो ना ये फैसला करते हैं, बल्कि उनके दिलों में उनके लिए आज भी इज्जत और एहतराम है। बेशक हमारे जवान शहीद हो, बेशक हमारे मस्जिदों में धमाके हो, बेशक इस्लामाबाद और लाहौर और पंजाब और पूरे मुल्क में धमाके हो, लेकिन ये अफगानी इसके लिए क्यों अजीज है, क्यों इतने प्यारे हैं? इसलिए कि पीटीआई नहीं चाहते हैं, पीटीआई चाहते नहीं है कि अवाम की तवज्जो हमारी तरफ हो और हमसे अपने मैंडेट का हक मांगे, हमसे हैसियत तालीम मांगे। ये तो चीफ मिनिस्टर भी आज भी खड़े होके कि किस चीज की सबूत मांगते हैं दहशतगर्दी का। आज भी इनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि टीटीपी तंजीम दहशतगर्द जमाते नहीं है। तो मैं समझता हूं कि डबल स्टैंडर्ड से काम न ले। आप बेशक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बन के फैसले करें। दूसरा, मेरे साथी ने कहा था कि अपोजिशन लीडर्स को सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करें, उनसे लिहाज़ान करें। लेकिन याजी साहब, आपको याद है, और उस दिन भी मैंने आपको शो में कहा था कि आपकी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने तो मेरे अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए छोड़ दे, हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं था, उनको स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं था। आज हम वेलकम करते हैं अपोजिशन लीडर को नेशनल असेंबली में भी और यहां सीनेट में भी। जहां तक आपने डॉक्टर मारिया कहा कि जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। और अभी जो दहशतगर्दी 80% खैबर पुख्तनख्वा में बढ़ गई है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, आज जो धमाका हुआ, तो मेरे ख्याल में जॉइंट सेशन में भी कि जल्दी प्राइम मिनिस्टर बुलाएं
اور پریزیڈنٹ صاحب بلائیں اور اس میں تمام جماعتوں کے قائدین اور تمام جماعتیں ہم پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر بھی ہم لحظان میں ہیں کہ ہم ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائیں تاکہ اکانومی سٹیبل ہو جائیں اور ہم عوام کی سروں کی جو اس وقت میرے خیبر پختونخوا اور پاکستان کی مٹی سر ہو رہا ہے کہ وہ ہم ختم کریں. ہم اس لیے اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک تنگی صاحب, لیکن لیٹس سے اسٹاپ کے جوائنٹ سیشن ہو یا نیشنل سیکیورٹی کی کوئی جو ہے وہ کاؤنسل کی میٹنگ ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ کنسنسس ہو کہ ایک یک زباں ہو کر ہم ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ بول رہے ہوں, سلیکٹیو ہم یہ باتیں نہ کر رہے ہوں, بیکاز یہ جنگ صرف کنیٹک آپریشن سے جو ہے وہ نہیں جیتی جائے گی, یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہے اور یہ اس کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے جب تک ایک کنسنسس کریٹ نہیں ہوگا. بریگیڈیئر صاحب ویل کم اوور ٹو یو. اس وقت آپ نے اور میں نے متعدد پروگرامز جو ہیں وہ کیے جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی, بیفور APS, آفٹر دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو اس وقت چیز ہمیں جو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, اس پہ ایوری ون واز آن بورڈ, اکراس دی آئل ایوری ون واز آن بورڈ. اس وقت جس طرف ابھی تنگی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں اور میں نے بھی بات کی ہے کہ بلوچستان میں اگر ہو تو وہ کھلی جارحیت ہے, خیبر پختونخوا میں ہو تو کہا جاتا ہے جی ان سے جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ہم اس پہ بضد کیوں ہیں کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے. کن سے بات چیت کریں جن کو ایک طرف آپ فتنۃ الخوارج اپنی پریس ریلیزز میں کہتے ہیں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان سے بات چیت بھی کریں, تو بات چیت کس چیز کی ان سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ جو ہارڈ کور دہشت گرد ہیں, ہارڈ کور دہشت گرد تنظیمیں ہیں, TT, خوارج, فتنہ ہندوستان, ان کے ساتھ تو آپ بات نہیں کر سکتے نا. وہ ٹھیک ہے کہ PTI کے دور میں ایک ایفرٹ کیا گیا تھا, یہ جو اس وقت کی جو TTP تھی ان کے ساتھ کہ کس طرح یہ معاملات ختم ہو اور نارملسی ریسٹور ہو اور وہ ریاست کے رٹ کو مان لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا, اور ہم پچھلے 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ری گروپ ہو کے افغانستان کی سرزمین سے یا KP کے اندر بیٹھ کے یا BLA والے اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ اپنا بلوچستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کے اوپر وہ تو معاملہ تو اسکلیٹ ہو رہا ہے. اور اس دفعہ جو بلوچستان میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بری طرح قومی سلامتی کی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی گئی ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں نا, ماسٹر مائنڈ تو یا تو obviously انڈینز ہیں یا وہاں پہ افغان طالبان گورنمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ایفرٹ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا ٹوٹل ڈیڈ لاک تھا افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ. تو ایک وقت تھا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی چل رہے تھے, ٹھیک ٹھاک تھے معاملہ, تو لہٰذا اور وہ اب انڈینز کی گود میں جا کے بیٹھ کے, تو ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر ایک ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ٹو انگیج دیم اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ بھائی کیسے کامن گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹرائک ہو سکتا ہے. But if I may interject, کامن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں کہ جن کی وہ بہت زیادہ سنتے ہیں, قطر ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تو ان کی نہیں سن رہے اس وقت, کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. افغانستان کی وار اکانومی ہے, ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. وہ آج کل جو ہے وہ ان کو ڈالر آ رہے تھے, آج اس وقت جو ہے وہ ان کو انڈیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. دوول کی وہ سٹیٹمنٹ کس سے چھپی ہوئی ہے؟ تو کس سے بات کریں سر, اور کتنی بات کریں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کو بھی اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا ملٹری اسٹرائکس بھی کی ہیں افغانستان میں آج سے 3-4 مہینے پہلے. یو رائٹ کہ یہ ڈائلاگ فیسیلیٹیٹ بھی کرایا گیا بٹوین پاکستان اور افغانستان, گو کہ اس کا کوئی اتنا ہیڈ وے نہیں ہے سامنے آیا, لیکن پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ٹوٹلی ڈائلاگ اور پولیٹیکل کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس پہ چلتے رہنا چاہیے. مطلب there are so many ways of doing it. میں سمجھتا ہوں the Chinese may like to intervene because Chinese کے بڑے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں, جس طرح پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ, تو لہذا چائنیز would like کہ بھائی یہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو سسپیشنز ہیں, ڈاؤٹس ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو دور کیا جائے. I think everything is possible. تو ایک طریقہ یہ ہے. لیکن میں 1-2 اور باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت صحیح کہا کہ جب سانحہ APS ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے دھرنا چھوڑ کے
वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में गए थे, तमाम स्टेक होल्डर बैठे थे और एक टोटल नेशनल कंसेंसस जो है वो हमारा सामने आया था. Even for the National Action Plan, even military courts were approved by the Supreme Court at that time. और आपको याद हो कि वो जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब था, क्या रिमार्केबल उसमें नेशनल यूनिटी का मुजाहरा किया गया, ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस वर ऑन बोर्ड. और यही वजह था कि पूरा शुमाली वजीरिस्तान हमने खाली 10 लाख आईडीपी थे, फिर भी आप देखें कि वहां पे कितना कामयाबी के साथ एनडब्ल्यूए में जो एपिसेंटर था दहशतगर्दी का, उसमें हम बहुत कामयाब हुए. मैं ये समझता हूँ इस वक्त देखें अच्छी बात है कि 3 CBMs मुझे नजर आई है इस वक्त, and I must give credit to the government for that also. नंबर 1 से लीडर ऑफ द हाउस और अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में और नेशनल असेंबली में, एक तो वो उन्होंने कर दिए जो ऑपोजिशन के नॉमिनीज थे. नंबर 2 ये है कि प्राइम मिनिस्टर देन हैज कॉल्ड एंड एंगेज्ड, मैं समझता हूँ ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, ऑब्वियसली उसमें मीडिएशन हुई है राना सनावला साहब की गुड, उसमें स्पीकर साहब का भी रोल है कि उन्होंने सीएम केपी को बुलाया और कुछ बर्फ पिघली बातचीत हुई है. आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली. और तीसरी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई जिसपे मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ कि मामला शुरू हो गया कि सीएम केपी ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की है पेशावर में 2-3 दिन पहले, which was attended by the military leadership and all security agencies को heads वगैरह वगैरह. So Brigadier साहब, in the backdrop of all of these positive things that you've just mentioned, क्या आपको लगता है कि वहां पे जो ये हड़ताल की कॉल है ये वापस हो जानी चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ. जी जी मैं ये समझता हूँ, देखें अभी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, मुझे अभी तक कोई ज्यादा वो क्या उसको बोलते हैं, कोई मीडिया में हलचल, सोशल मीडिया पे हलचल या बहुत ज्यादा ऐसी चीज नजर नहीं आई है. आई हैव अ फीलिंग कि सीएम केपी और केपी की पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी इस बात को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान फेसेस ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस. देखे ना, साने पे साने हो रहे. ऐसे वक्त के ऊपर अगर वो एक उस तरह की मोबिलाइजेशन करते हैं, थोड़ा बहुत तो होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो जरूर करेंगे 8 तारीख को. लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 1 महीने पहले जो हम सुन रहे थे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. सर वो तो हो ही नहीं सकता ना. उसकी वजह ये कि एक तो तीनों सूबों में हुकूमतें नहीं हैं, उसके बाद आप ये देखें कि संडे का दिन है, वैसे ही सब कुछ जो है वो बंद होता है, तो वो एक मोमेंटम तो उस वजह से भी नहीं, प्लस उनका स्ट्रक्चर अपना पार्टी का इतना वीक है, वो कुछ ऑर्गेनाइज इस तरह नहीं कर सकते. सिंबॉलिक है मोर देन एनीथिंग. मैं समझता हूं कि एक रवायती वो फॉर्मेलिटी के तौर पे मामला होगा, थोड़ा वो ठीक है, वो भी अपना शोर डालेंगे, लेकिन उतना वो इम्पैक्ट नहीं होने लगा. लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 8 फरवरी के बाद जब ये माइलस्टोन गुजर जाता है तो फिर जिस तरह आपने कहा, जिस तरह हमारे मोहतरम लीडर भी कह रहे हैं, that is the time when all should sit together. और ये फिर वही होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इनिशिएटिव आएगा to get everybody on board, right, and then move forward. So basically ब्रिगेडियर साहब, ये मैं जो आपकी बात समझी हूँ उसका ये है कि 8 फरवरी एक दफा गुजर जाने दें ताकि सीएम केपी के ऊपर भी ये ना लग जाए जो एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है कि देखें जी वफाकी हुकूमत की जो है वो झांसे में आ गई, या खुदा ना खास्ता जो गद्दारी के फतवे लगना शुरू हो जाते हैं, ताकि एक सीबीएम के तौर पे चीज़ें जो हैं वो आप कह रहे हैं कि आगे जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे चीज़ें आगे जो हैं वो की जा सकें. नियाज़ साहब, वेलकम ओवर टू यू. एक तरफ मैं बार बार वही हवाला दे रही हूँ कि दहशतगर्दी में हम तफरीक कैसे कर सकते हैं. दहशतगर्द इज़ अ दहशतगर्द. उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि ये बलूचिस्तान में है तो इसकी ये खुली जारियत कर रहा है, अब ये खैबर पख्तूनख्वा में है तो ये खुली जारियत नहीं कर रहा, ये जो है इसके साथ बात होनी चाहिए. आप क्या समझते हैं, बात वैसे किससे करनी चाहिए? अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करती हूँ, जो मैंने कहा भी उनसे, किस लेवल पे उनको एंगेज करें? दुनिया ने उनको एंगेज करके देख लिया, वो तहरीरी तौर पे कुछ आपको देने को तैयार ही नहीं है. पहले भी मैंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा हो, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हो, नो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. अगर कोई ख्वाब में भी सोचे कि मैंने कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो पाकिस्तानी नहीं कराएगा. ये मैं बड़ी वाज़े बात कर रहा हूं. सर आपकी लीडरशिप का बयान कोट कर रहे हैं. मैं मेरी बात सुन लेना. मैं एज ए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर इमरान खान बात कर रहा हूँ आपसे. मैं उस अपने कुलीग्स की बातें जो हम आपस में करते हैं तो समझे कि हम एक पेज पे हैं. तो दूसरी बात यह है कि दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी हो, न कोई उनको सपोर्ट करना चाहता है, न करेगा और न सोचा है कभी. असल बात यह है कि केपीके के अंदर अभी मेरे पैरामान तंगी साहब, मैंने चूंकि आज एक बड़ा
दुख भरा आज जो वकूआ है इसकी बुनियाद पे मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारी तकलीफ दे सच्चाई बयान करूं, वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि वो बातें ना करूं जो करनी चाहिए थी। हालांकि मुझ पे कहा जाएगा कि मैंने बातें नहीं की, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आज के दिन हम आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो बेहतर है कि माहौल को बनाया जाए, हार्मनी की तरफ जाया जाए। बात यह है कि केपी गवर्नमेंट ने जितने भी जिरगे मुनक्किद किए और सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया, इवन केपी असेंबली के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बहरामंद तगी साहब के अपोजिशन लीडर हैं आबाद, हमारे अमीर मकाम के भाई हैं, वो भी थे, पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम सिविल सोसाइटी भी थी, मचरान भी थे, और उन्होंने संजीदा नौयत के कुछ पॉइंट्स जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाए थे। देखिए, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए या दहशत गर्दी के खात्मे के लिए केपी गवर्नमेंट हो या हमारी पार्टी हो, हम संजीदा है। अब बात वहां पे आ जाती है, सिर्फ बात याद है कि फेडरल गवर्नमेंट या हमारे जो इदारे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के मैकेनिज्म वो चाहते हैं हमारे साथ बनाया जाए, जिसके मुताबिक जो भी ऑपरेशन हो, टारगेट ऑपरेशन हो या कोई इससे एक्स्ट्रा जो हो ऑपरेशन हो, तो उसको एक बाकायदा मैकेनिज्म के नीचे किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कोलैटरल डैमेजेस हैं वो ना हो, जो आपके दहशतगर्द हैं उनको टारगेट किया जाए। बुनियादी नुक्ता है सिर्फ ये नहीं कि किसी कोई सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है या दहशतगर्दों को सपोर्ट कतई नहीं कर रहा। देखिए, अफगानिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है, बगीर साहब भी जानते हैं, चूंकि ये दिफाई नुक्ता नजर से बात की है, तो आपकी 2800 किलोमीटर जो आपकी जो है लाइन है, आपकी कंट्रोल लाइन है, तो आप मुझे बताएं क्या पड़ोसी चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप जब हम बात करते हैं कि जिसमें आपका कतर भी है, आपका सऊदीया भी आपको वही कह रहा है, आपका एमिरेट्स भी आपको यही कह रहा है, आपके दोस्त ममालिक यही कह रहे हैं, तुर्किया भी इस नेगोशिएशन कर रहा है, चाइना भी इसमें शामिल है, तो वो भी आपको ये कह रहे हैं कि आप नेगोशिएशन करें। तो अगर हमारी पार्टी ये बात करती है कि नेगोशिएशन कर लें और उससे कोई अगर अच्छे नतायज आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना दहशतगर्दी के ऊपर तो कोई भी सपोर्ट किसी को नहीं करना चाहता, ना करेगा, ना सोचेगा ऐसा। तो माजरत के साथ हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी समझा रहा है, प्लीज, बेशक हम अपोजिशन में हों लेकिन अपोजिशन भी पाकिस्तानी है। तंगी साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन नायर साहब आप अभी बात जो कर रहे हैं कि एक पेज पे आप भी और आपकी पार्टी कॉलीग सारे एक पेज पे हैं, माजरत के साथ आपका जो इस वक्त बयानिया है वो आपके चीफ मिनिस्टर से बहुत मुख्तलिफ है। आपके चीफ मिनिस्टर तफरीक कर रहे हैं, एंड अगेन मैं ये तंगी साहब के पास भी लेके जाऊंगी, क्योंकि जहाँ तक बातचीत है तो बातचीत तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो नहीं होनी चाहिए कि बस जी ठीक है आगे मिल लिया, चाय पी ली और उसके बाद ख़त्म हो गई। जब आप उनसे तहरीरी कुछ मांगते हो, लिखने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बेसिकली उनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं कि ना हमें बॉर्डर से जब हम आएँ तो हमें कोई रोक टोक हो, हमारी जो है वो बॉर्डर की ट्रांजिट ट्रेड भी हमारी खुली रहे, हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी ना निकालो, ये सारी चीज़ें उनको जो हैं वो इतने, और जो जिस तरह स्मगलिंग होती है उसको भी ना रोको। उनकी तो एक पुरानी जो है उनकी विश लिस्ट है, और अब जब आपने क्लैंप डाउन करना शुरू किया है तो वहां से चीखें निकल रही हैं। वो टंगी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गो टू माय क्वेश्चन। जी टंगी साहब। देखिए डॉक्टर मारिया, मेरे भाई ने एक दफा फिर इस तरह को रिपीट किया और मुझे मजबूर करे कि मैं उसको याद दिलाऊं। देखिए ये दहशतगर्दी के बारे में और दहशतगर्दों के बारे में तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं। मैं बकौल इनकी बातों से पहले तो अमन जरगे बुलाए, उसने सब कुछ किया, लेकिन क्या आपके चीफ मिनिस्टर कल ऐलान कर सकते हैं कि अफगानी निकलें? और आपने कहा था कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि सूबाई हुकूमत के साथ लिजान को स्ट्रेंथन करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉलिसी नहीं है मरकजी हुकूमत की कि अफगानी निकले? जो इल्लीगल अफगानी है जो इस वक्त मेरे खैबर पुख्तनख्वा पे काबिज है, जो हर खुदकश हमले में वो इन्वॉल्व है, जितने मर जाते हैं वो अफगानी होते हैं। तो क्या आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो क्यों अफगानियों को के दिल में मोहब्बत रखते हैं और उनको नहीं निकालते हैं? ये तो लहसान है ना, ये तो हमारी सूबाई मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है कि निकले। और आज 5 करोड़ अवाम जो हमारे खैबर पुख्तनख्वा की पुख्तून है, हजारा है, जो भी हमारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि अफगानी निकलो।
आपने हमारे सूबे को तबाह किया, आपने हमारे सूबे के अमन को तबाह किया, आपने हमारे सूबे के बिजनेस को तबाह बर्बाद कर दिया। आज आवाम कहते हैं कि निकल जाएं और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ना निकलें, इनके साथ कंसेशन करें। तो मैं नियाजी साहब, आप देखिए, डबल स्टैंडर्ड न लें। आप बेशक अपोजिशन में हैं, हम आपको पाकिस्तानी का दर्जा देते हैं, आप लायल हैं पाकिस्तान के साथ, हमारी आपकी नियतों पे शक नहीं है, लेकिन मेरे खैबर पुख्तनख्वा पे रहम करे खुदा के लिए। आज शाम के वक्त, शाम के बाद मतलब हमारे लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं। आप ये रगमाल हो चुका है हमारा सूबा। आज हमारे क्राइम में 80% इन्वॉल्व हैं अफगानी लोग। हमारी सूबे पे रहम करें और चीफ मिनिस्टर को कहें कि एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में आपको जो मैंडेट मिला है बकौल आप लोगों की खैबर पुख्तनख्वा में, आप खिदमत करें अवाम की, आप सेहत तालीम की खिदमत करें, आप मरकजी हुकूमत के साथ अपनी लिजान को स्ट्रेंथन करें, तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करें, सूबे के हुकूक के लिए बात करें। आपकी तमाम पार्टीज आपको सपोर्ट करेंगे सूबे के हुकूक के लिए। मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूं, सेनेटर हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं कैदी 804 की मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए मुझे लोगों ने वोट दिया है। मैं तो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए मुझे वोट मिला है, मैं उनको रिहा करवाऊंगा, मैं ताली तोड़ूंगा, मैं अडियाला जेल पे हमला करूंगा, मैं जबरदस्ती उनको रिहा करवाऊंगा। तो देखिए, इन चीजों से निकले, इन चीजों से निकले और अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें। अच्छा, मैं न्याय साहब से भी इसका जरा पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिगेड साहब इफ यू अलाउ मैं फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। न्याय साहब, ये जो अभी बात तंगी साहब कर रहे हैं, ये तो अब स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि जब से बॉर्डर बंद हुआ है तो नवंबर और दिसंबर के जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं उनमें 17% जो है वो कमी जो है वो देखी गई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो ये तो नज़र आ रहा है। जहाँ तक अफगान नेशनल्स की बात है और अगर वो दहशतगर्दी में जिस तरह वो पाए जाते हैं, तो फिर ये क्यों हम ये मतलब आर वी जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा पॉपुलर स्टांस है केपी में वोट लेने के लिए और उन इलाकों में, तो इस पे मतलब मुल्क जो है वो पीछे है लेकिन अपनी जो है वो पॉपुलैरिटी वो आगे है। डॉक्टर मारिया, बड़े अफसोस है कि आज भी जो है, मेरा भाई मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन आज भी वो सियासत करना चाहता है। मैं सियासत नहीं करना चाहता था। बलूचिस्तान में आपने एक मुंतखब किया मेंबर जो अफगानी है, फिर उधर भी नहीं गए। तो हम आप कह रहे हैं कि कानून पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद कौन नहीं कर रहा, वो बेहतर है। दूसरा देखे, बॉर्डर लाइन जो है वो आपको भी पता है, हमारी फोर्सेस के पास है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि ना हमने वहां पे कोई मुदाखलत की है। हम कब कह रहे हैं कि अफगानियों को एक तरीका है कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो अफगानी पुरअमन है उसको आप अगर नॉट क्रिमिनल, नॉट ओनली क्रिमिनल, इल्लीगल अफगानियों को निकालिए, मरकजी हुकूमत का फैसला है। मेरी बात सुन लेना, पूरी मुकम्मल होने दे तंगी साहब। मैंने कब कहा है कि जी उनको अगर आप ना निकालें, अगर वो बाइज्जत तौर पे उनको आप भेजना चाह रहे हैं तो उनको भेजें, बाइज्जत भेजें। आपने 40 साल उनको बर्दाश्त किया, उनके लिए कुर्बानियां दी, 40 साल आपके लिए मसाइल बने। अगर आज वो बाइज्जत तौर पे जाना चाहते हैं और आप उनको भेजना चाहते हैं तो बाइज्जत भेजें, और जा भी रहे हैं। देखिए, 40 साल एक नस्ल आपने अपने घर के अंदर पाली है, आप उनको धक्के दे के निकालेंगे। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर बम बरसात होंगी। तंगी साहब, या आप कर लें या आप मुझे करने दे, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली। जी जी, ठीक है ना। देखिए, मेरे मामे के पुत्र तो है नहीं डॉक्टर मारिया जो मैं करूं। हम कहते हैं कि आपके पड़ोसी हैं, बाइज्जत तौर पे रुखसत करेंगे तो आपको अच्छा जस्टिस जाएगा। देखिए, अफगानी आपके खिलाफ नहीं है। अगर कुछ स्टेक होल्डर्स आपके वहां पे खिलाफ हैं तो देखिए वो देखिए, अब देखिए बहसियत कौम तो आप उनको नहीं कह सकते नहीं कि आपके खिलाफ है। आप देखिए, हम जैसे कहते हैं कि जी आपका दुश्मन जो है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो आपको बड़ी मोहतात अंदाज से अपनी डिप्लोमेसी करनी चाहिए। और इस कौम को जो आप वापस भेजना चाह रहे हैं, अगर बाइज्जत तौर पे भेज रहे हैं तो उसमें बेहतरी है कि आप धक्के दे के निकालेंगे तो बेहतरी। सर, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो आपने ये रुखसत करने का, मैं ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ ब्रिगेड साहब, लेकिन ये जो बात है कि जी अगर इलीगल एक एलियन है तो उसको आप बाइज्जत तौर पर निकालें ना। हमने कब कहा कि सर न्याय साहब गुजारिश
کہ والنٹیرلی اگر وہ جانا چاہتا ہے. یہ ویسے کسی اور ملک میں جو ہے نا یہ امیگریشن کا نظام ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اگر ایک انلیگل بندہ ہے اور نہیں جانا چاہتا تو والنٹیرلی اس کو یا باعزت طریقے سے جو ہے وہ بھیجا جائے. اور معذرت کے ساتھ میں تو اس چیز پہ ماریا میں نے کب کہا ہے کہ ان کو رکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر بھیجنا ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ بھیجیں گے تو اس میں فائدہ ہے آپ کو. سر ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز اگر کراس ہوئے جا رہی ہیں اور وہ نہیں جانا چاہ رہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیں قانون حرکت میں آتا ہے نا, پھر قانون اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. تو سر پھر جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے زبردستی ان کو جو ہے وہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے اور بھیجا جا رہا ہے. یہ بھی چیزیں ہیں نا. بٹ بریگیڈیئر صاحب آئی ایم سوری, یہ شاید کسی کو برا لگے بٹ آئی ایم کنونسڈ کہ ایون آفٹر 40 years آف ہوسٹنگ دیم آج ہمیں ان سے کوئی خیر کی امید, مطلب بارڈر اور جس طرح دہشت گردی ہو تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں جس اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دی نیم, اور افغانی جو ہیں اس کو چلاتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم ان کو پاکستان کو ہم ٹیکس کیوں دیں, ہم کارڈ پہ نہیں پیمنٹ لیتے, پاکستان کو ہم کیوں ٹیکس دیں. وائی ڈو وی لیٹ دیز پیپل ایگزسٹ؟ آئی ایم سوری. دیکھیں میں 2-3 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ تھا 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کہ تمام افغانی جو ہیں اسپیشلی انلیگل جو کرمنلز ہیں یہ لوگ they must be sent back to افغانستان. اور ابھی میرا خیال ہے تقریباً کوئی 11-12 لاکھ سے بھی شاید زیادہ افغانی جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں. مجھے اور یہ بھی بڑا ریاست کا فیصلہ ہے کہ they will go back with full honor. کوئی کسی کو تو مار دھاڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جب آپ ڈسپلیس ہوتے ہیں تو مسائل تو پرابلم تو لوگوں کو آتے ہیں راستے میں. اور دوسرا کا فیصلہ بہت اچھا تھا کہ جو پشاور میں یہ ارد گرد جو افغان ریفیوجی کیمپس تھے ان کو بالکل ان کو بند کر دیا گیا. یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. اور وہ لوگ بھی جو ہے they will go back. میں سمجھتا ہوں کہ because of a lack of connectivity, lack of coordination, lack of communication between the KP government and the federal government کہ اس معاملے میں یہ تمام ایسی کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت سوچ بچا کے ریاست کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کیس میں پھر میں نے کہا کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی پولیٹیکلی اس کی وجہ سے معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب گنڈاپور صاحب واز دی چیف منسٹر, لاٹ آف ریگارڈ فار ہم, انہوں نے ایک بڑی اچھی سجیشن فلوٹ کی تھی اس وقت آج سے 1.5 سال پہلے کہ جناب افغان گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا جائے کے پی گورنمنٹ کو کہ ہم جا کے ان سے بات چیت کریں آن بہاف آف دا اسٹیٹ. ہم نے یہ کہا تھا میڈیا میں اس وقت کہ چلیں اگر یہ آپ خود بھی جاتے ہیں تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی جو ٹیم جائے گی پولیٹیکل ٹیم, چاہے اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں ہر حالت میں کے پی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی ہو. کیونکہ دیکھیں پشتونز آر on both sides of the Durand line. تو perhaps there could be a better communication of اگر ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہوں. But somehow that never happened. So بات یہ ہے کہ اب جب کہ ڈور آف کمیونیکیشن کھل گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امیڈیٹ اسٹیپ آپ نے بھی تھوڑا اشارہ کیا, جو حالات کریٹ ہو گئے, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے. بلوچستان کے پی آج جو ہوا ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں ظاہری بات ہے سارے چیف منسٹر ہوتے ہیں, اور جس طرح سی ایم کے پی نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اب رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ سب کچھ پازیٹیو آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاملات بہتری کی طرف جانے کے بہت اچھی جو ہے وہ مجھے امید ہے. اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ویل ڈیبیٹڈ ہوتے ہیں, ویل ڈیلیبریٹڈ ہوتے ہیں, اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے سب کو وہ عمل کرنا پڑتا ہے. ریزرویشن سب کی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ سب چیزیں ڈسکشن میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو the National Security Committee should now meet in اسلام آباد. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ سی ایم کے پی نے ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کی بہت ہارڈ لائن سٹیٹمنٹس تھی ٹیک اوور کرنے کے کوئی 2-3 مہینے تک, لیکن اب تھوڑا ان کی سٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹھہراؤ آیا ہے. سر مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ان کے کوئی خیر خواہ ہیں. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ نا اب جو سوشل میڈیا ہے ان کے پیچھے سوچے اگلے دنوں میں جو ہے نا جس طرح پڑھے گا نا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں, کوئی دہشت گرد پاکستان کا سب دہشت گرد سر وہ بات اپنی جگہ all should be on the same page. Yes, all should be on board. I think that is the way to move forward. بالکل everyone should be on board.
बट जहाँ तक आपने कहा ये भी मेरा ख्याल है ये एक जो एक्सपेरिमेंट है, ये बॉक्स अगर टिक करना है कर लें कि जो केपी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो आप कह रहे हैं वो जाना चाहते हैं गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, बट आई एम सॉरी एट द एंड ऑफ द डे जिसका कहते हैं ना मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, अगर सऊदी अरेबिया की नहीं सुन रहे, वो कतर की नहीं सुन रहे जो उन पैसे दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इनिशिएटिव फेडरल गवर्नमेंट को सर बिल्कुल करें, सर बिल्कुल करें। मैं कहती हूँ इस ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर लें। जहाँ तक आपने बात की, और मैं भी ये कहती नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या सीएम केपी जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि आपको याद है कि जिस वक्त कश्मीर वाला मामला हुआ था, ठीक है, 2019 में, तो उस वक्त उनके जो लीडर हैं, बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने ऑपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया था, तो उनको तो एक ये प्रेसिडेंस मिल रहा है, वो बेचारे कैसे बैठेंगे अब, ये दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट तंगी साहब, हुकूमत से वक्त आप हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे आप हैं, ये मेरा ख्याल है आपको ये अब करना पड़ेगा, इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग या जॉइंट सेशन या जो भी है, और उससे जो फैसले हों उनमें इन लेटर एंड स्पिरिट अमल हो, बिकॉज ये चीज़ें काइनेटिक ऑपरेशंस सोल्यूशन नहीं है, आगे जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने ही जो है वो चीज़ें चलानी है। देखिए डॉक्टर मारिया, मैं एक बात आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नो डाउट कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं और अभी रिसेंटली 4 महीने हो कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जब पार्टी में हुकूमत में होती है नून ग्रुप, तो भी वो दहशतगर्दी के खिलाफ है और अपोजिशन को साथ ले जाने के लिए हर वक्त उनकी लेजान होती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब अपोजिशन में होती है तो उस वक्त की हुकूमत को वो हाथ बढ़ाते हैं, और ये रिकॉर्ड पे है, न्याजी साहब को पता है, आपको भी, ब्रिगेडियर साहब को भी, कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सो मेनी टाइम, हर वक्त, और बाकी तमाम पार्टीज की लीडरशिप भी, हम इमरान को कहते थे कि आइए आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। चले छोड़े, अब आप आगे बढ़े, अब आप आगे बढ़े, हुकूमत वक्त में ओनस ज्यादा है, तो लेट्स होप के। देखिए, मैं डॉक्टर मारी आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे जॉइंट सेशन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पार्लियामान से बाहर भी जो हमारे मुल्क के स्कॉलर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग या ये जो सेशंस की बात है वो जल्दी बुलाए जाएंगे और उसमें जो फैसले होंगे उन पर actually in letter and spirit अमल भी होगा। On that note, we'll close today's program. Brigadier Saab, Niaz Saab और Tangi Saab, thank you for making time for the program. We'll see you tomorrow. Good night in the office.